नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लगा रहे हैं, जो मैंने अपने मित्र प्रदीप चौहान के चैनल खबर हाट के लिए किया था। फिर बिहार में कितनी मिल सकती है, वैसे ही और भी साथी ने किया। अनिल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए बताया, डॉक्टर राकेश पाठक ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए किया है, और आनंद वर्धन भाई साहब ने जो है उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है। तो मुझे लगा कि वो जो वीडियो है उसको हम आपके सामने भी लेकर के आए। तो पूरा वीडियो के लिए तो मैं लिंक में दे दूंगा, उसको देख सकते हैं, लेकिन जो मेरा पार्ट है खास करके वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप समझें कि किस तरह से ये जो आकलन किए जाते हैं या जो एग्जिट पोल पे जो हंगामा मचा हुआ है वो क्या है, और एग्जिट पोल जो होता है और हम लोग जो आकलन करते हैं उसमें कहाँ अंतर है। तो आज जो मैं आपके सामने एग्जिट पोल लाया हूं वो भी कुछ इसी तरह से इन्हीं चीजों पर आधारित है। ये एग्जिट पोल मेरा अकेला नहीं है। मैंने कहा अकेले एग्जिट पोल, इतना बड़ा चुनाव है, अकेले एग्जिट पोल करने से शायद हो सकता है मेरे अंदर कहीं बायस्ड आपको दिखाई दे, या हो सकता है मुझसे चूक होना तय है, हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने वन साइडेड सुनी हो। तो मैंने अपने साथ 4 ऐसे दिग्गज पत्रकारों को जोड़ा जो मुझसे कहीं सीनियर है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और जिन्होंने अपने नाम से, अपने काम से अपना नाम कमाया है। उन चारों पत्रकार आज की डेट में सोशल मीडिया पर जाने माने चेहरे हैं और सरकार से सवाल पूछने वालों में सबसे प्रखर चेहरे हैं, सबसे तेज तर्रार सवाल पूछने वाले चेहरे हैं। मैंने जिन चेहरों को अपने साथ लिया वो है अनिल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, कई चैनलों में, कई अखबारों में काम कर चुके, जयपुर से। इनको मैंने अपने साथ लिया। उसके बाद दूसरा नाम आता है धनंजय कुमार सिंह। मुंबई में रहते हैं, रहने वाले बिहार के हैं। आपने इनको सुना होगा चैनलों पे बोलते हुए, सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं, और सटीक बोलते हैं, एकदम सटीक बोलते हैं। तो ये दोनों राज्य, बिहार और महाराष्ट्र, मैंने इनके हवाले किए थे। अनिल शर्मा के हवाले मैंने राजस्थान किया था। उसके बाद अगला चेहरा डॉक्टर राकेश पाठक। ये शायद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऑथर हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनके साथ मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा कि मोदी का साथ जब आरएसएस ने छोड़ा, उसको लेके एक वीडियो बनाया था, बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा चला था। और कोई ऐसा सोशल मीडिया चैनल नहीं है जहां पर राकेश पाठक आपको ना दिखाई देते हो। बहुत गहरी पैठ रखते हैं संघ की, बीजेपी की जानकारी, कांग्रेस की जानकारी, सब तरह, सब पार्टियों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। तो मध्य प्रदेश से राकेश पाठक हमारे साथ इस एग्जिट पोल में जुड़ेंगे, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आपके सामने हालचाल रखेंगे। और फिर आनंद वर्धन सिंह, इनका चैनल तो आपने देखा ही होगा, द पब्लिक इंडिया। ऐसे पत्रकार जिनको पत्रकारिता में बहुत, हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है, राजनीति में रहे हैं तो राजनीति का भी तजुर्बा है, राजनीति को अंदर से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोएलिशन राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये राजनीति में थे तो इस देश में एक कोएलिशन गवर्नमेंट्स की शुरुआत हो रही थी, आप ये मान के चलिए। राइटर हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो इनसे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ये 4 बड़े राज्य, 4-5 बड़े राज्य, छत्तीसगढ़। अब इन राज्यों में अगर आपको एक खाका मिल जाए कि क्या हो रहा है, तो वहां से आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि अगर बाजी पलटेगी तो इन्हीं राज्यों से पलटेगी। बाकी छोटे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़ के, छोटे राज्यों में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इन राज्यों से फर्क पड़ता है, क्योंकि मेजर राज्य हैं, बड़े राज्य हैं। दक्षिण भारत से हमने इसलिए नहीं लिया कि दक्षिण भारत का मुझे ऑलरेडी, हम सबको मालूम है कि दक्षिण भारत में क्या होने वाला है। जो राज्य ये लोग कवर करेंगे वो इन्हीं के साथ, मेरा भी आंकलन समझ लीजिएगा कि मैं उन्हीं के साथ हूं। बाकी राज्यों का आंकलन मैं आपके सामने रखूंगा कि बाकी राज्यों की क्या स्थिति है। इसके अलावा हम सारे पांचों के पांचों पत्रकार आपके सामने अपना अपना राष्ट्रीय आंकलन भी रखेंगे, आंकड़ा रखेंगे कि हमारे हिसाब से देश में किसकी सरकार बन रही है, देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, या देश में किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। इस तरह का एक ओवरऑल एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। और महाराष्ट्र पर बात करने के लिए, महाराष्ट्र का जो आंकलन जिन्होंने किया है, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल जिन्होंने हमारे लिए किया है, वो है धनंजय। उनसे बात करने से पहले आइए आपको उनके आंकड़े दिखा देता हूं फुल स्क्रीन पे। धनंजय के हिसाब से महाराष्ट्र में एनडीए को मिलेगी 15 सीटें और इंडिया गठबंधन को मिलेगी 33 सीटें, यानी 48 में से एनडीए को 15
और इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिलने वाली है। अब साथ ही मैं बिहार का भी बता देता हूं, क्योंकि इनके साथ हमने 2 राज्यों का आकलन किया है, बिहार और एनडीए। एक इनका कर्म क्षेत्र है, एक इनका जन्म क्षेत्र है। तो बिहार के बारे में जो इन्होंने आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से एनडीए को 25 सीटें मिलेगी और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलेगी। 40 में से 25 एनडीए और इंडिया को 15 सीटें। और अगर ओवरऑल पूरे राष्ट्रीय चुनाव की बात करें तो धनंजय जी का जो आंकड़ा है वो कहता है कि एनडीए को 230 सीटें मिल सकती है, यानी कि मोदी जी का जो एनडीए है उसको 230 सीटों पे वो सिमट जाएंगे। इंडिया गठबंधन को 270 सीटें दे रहे हैं धनंजय जी, और बाकी सीटें 43 सीटें अन्य को दे रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें कम है बहुमत से, लेकिन एनडीए बहुत दूर है। एनडीए तकरीबन 42-43 सीट पीछे है धनंजय जी से के हिसाब से। चलिए धनंजय जी से बात करते हैं। धनंजय भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो आपका महाराष्ट्र का खासकर आंकड़ा है उसका आधार क्या है? क्या जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एक सांत्वना जैसी, जो कहते हैं ना, उनके खिलाफ एक सिंपैथी वेव जैसी है, लोगों को लगा कि इनके साथ गलत हुआ है, क्या उसी का असर देख रहे हैं आपके जो आंकड़े, जिसमें आप एनडीए को 15 सीटें दे रहे हैं और इंडिया को 33 सीटें दे रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हो लोकसभा का, जी लोकसभा के चुनाव में 2-3 चीजें मैटर करती है। सबसे पहली बात ये मैटर करती है कि नेशनल लेवल पे किस पार्टी के खिलाफ माहौल है और किस पार्टी के पक्ष में माहौल है। तो मैं पक्ष से भी ज्यादा महत्व देता हूं किस पार्टी के खिलाफ माहौल, इसलिए कि हमारा जो नेचर है ना, हम एक तरह से समझिए कि हम हराने के लिए वोट करते हैं कि फलाने को हरा देना है। तो फलाने को हरा देना, चूंकि हम चिढ़ में वोटिंग करते हैं, जब हम चिढ़ जाते हैं तो उसको हटाना चाहते हैं। सरकार ने जिस तरह से काम किया पिछले 10 साल में, लोगों में चिढ़ है, नाराजगी है, गुस्सा है। उसकी वजह क्या है कि आपने आने के पहले जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो लंबे लंबे वादे किए। क्या नहीं कहा आपने? आपने जो कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आपने कहा था कि जो देश पीछे चल रहा है, देश में गरीबी है, देश में काला धन है, देश में भ्रष्टाचार है, वो सब खत्म कर देंगे। आपने कहा था कि विदेश में जो पैसा रखा हुआ है स्विस बैंक में वो हम ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया दे देंगे। आपने कहा था कि ये जो नोटबंदी इसके लिए की आपने कि काला धन निकलेगा। नोटबंदी में क्या निकल के आया? फिर आपने लाया जीएसटी। जीएसटी लाके कहा आपने कि जीएसटी लाएंगे, उससे करों की जो व्यवस्था है, करों का जो झंझट है वो आसान हो जाएगा, राज्य और एक ही जगह से कर वसूली होगी। लेकिन उसका हुआ क्या कि सारे जो है जो छोटे और लघु उद्योग वाले लोग हैं सब परेशान हो गए जीएसटी की वजह से। और आप कह रहे हैं कि इससे जो है हम करों की चोरी पकड़ेंगे। क्या चोरी पकड़ेंगे? देश में चोरी पकड़ने का क्या मैकेनिज्म है, इस पर बात करना चाहिए। देश पे चोरी पकड़ने के लिए एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तो हर व्यक्ति चोर दिखाई पड़ता है और फाइनली ये आता है कि हम दिखाई पड़ रहा है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्या बताया कि सरकार ही चोर है, सरकार ही चोरी को बढ़ावा दे रही है। अब उन लोगों से आपने पैसे लिए चंदे के तौर पे, जिन लोगों को घाटा हुआ, जिन लोगों के यहाँ इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, उन लोगों से आपने चंदे लिए। इससे क्या साबित होता है कि सरकार वसूली करती है। तो जब सरकार वसूली करती है तो हम तो ये जानते हैं कि किस तरह से पुलिस थानों से, कलेक्टर के यहाँ से, एसपी के यहाँ से और जगहों से किस तरह से वसूली की जाती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हर जगह ठेका दिया हुआ कि आप इतने पैसे दे जाओ। सरकारें अक्सर इस तरह के सरकारों पर आरोप लगते हैं। तो भ्रष्टाचार की जननी कौन है? कहाँ से भ्रष्टाचार निकल के आता है? भ्रष्टाचार अगर सरकार चाह ले भ्रष्टाचार नहीं होना है तो कौन कर लेगा भ्रष्टाचार? एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास, तमाम सिस्टम आपके पास है जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ सकते हैं। तो भ्रष्टाचार करता कौन है? भ्रष्टाचार बड़े लोग करते हैं और बड़े लोग को पकड़ने के लिए आपके पास है नहीं। पकड़ते हैं तो फिर उनको अपने साथ आरोप लगाते हैं कि इसने इतना 40 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 60,000 करोड़, 6,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 600 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 900 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, और उनको फिर अपनी पार्टी में मिला लेते हैं या अपने पार्टी के साथ ले लेते हैं, उनको मंत्री बना देते हैं। तो फिर भ्रष्टाचार वो किया या नहीं किया वो फिर अनुत्तरित रह जाता है सवाल। और फिर लगता है कि ये सारा जो है राजनीतिक प्रपंच है। आप जो है दूसरे को बदनाम करने के लिए कीचड़ उछाल देते हैं।
या कीचड़ उछाल देते हैं तो आप जो है उछालने के बाद फिर जिस पे कीचड़ लगा उसको पकड़ के ले जाना चाहिए, तो उसको अपने साथ ले आते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन कहलाया, बीजेपी वॉशिंग मशीन कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? वो पूरा नहीं किया आपने। महंगाई आपने कहा था, सिलेंडर खास के चर्चा में है कि सिलेंडर को लेकर के कहा था कि 450 सिलेंडर बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, हम सब सस्ता करेंगे। तो 750 450 का सिलेंडर क्रमशः होते हुए 1200 तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल का भाव भी 100 पार कर गया, जो 50 55 60 के करीब था। तो हर जगह महंगाई बढ़ी। अब वो तर्क क्या देते हैं कि सैलरी भी तो बढ़ी। तो सैलरी पहली बार बढ़ी क्या? पहले सैलरी नहीं बढ़ती थी? जब 450 सिलेंडर मिल रहा था तो क्या सैलरी नहीं बढ़ रही थी? और सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपने तो सरकारी नौकरियां भी कम कर दी, नौकरियां प्राइवेट में जो थी वो छीन ली। कोरोना के काल में जीएसटी की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए। 30 लाख वैकेंसी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसी है, जो सरकारी नौकरियां हैं उसको हम भरेंगे केंद्रीय सरकार की। ये 30 लाख वैकेंसी क्यों है? क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? क्या हमारे यहाँ योग्य लोगों की कमी है? तो ये सारे जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही, और बीजेपी के पास जो है सारे आलोचनाओं के या सारे आरोपों का एक जवाब है, हमने राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर बना दिया तो क्या कही? देश में पहली बार कोई मंदिर बनाया है? देश में मंदिर नहीं है? हम तो जानते हैं जितने गांव है हर गांव में 2-2 3-3 मंदिर। अच्छा धनंजय भाई, एक चीज बताइए, आपने जो एनडीए को वहां पर 15 सीटें दी हैं, क्या 15 की 15 सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं या कुछ शिंदे जी और अजित पवार के पल्ले भी पड़ा है? एनडीए में अगर यहाँ महाराष्ट्र में किसी को सीट मिलेगी तो बीजेपी को सीट मिलेगी। एक आध 2 सीट मिल जाए इनको शिंदे गुट को तो बड़ी बात है, अजित पवार को एक आध सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। जी 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 जी। धनंजय भाई, अब महाराष्ट्र से बिहार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम ज्यादा है, आप ज्यादा नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको जाना होगा। तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपने थोड़ा सा औरों से अलग आंकड़े दिए हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन अच्छा करेगा। आपने बिहार में इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले कम सीटें दी। एनडीए को आपने 25 सीटें दी और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें दी हैं। ऐसा क्यों? ये इसका आधार आपके सामने, क्या आधार आपने इन आंकड़ों के पीछे देखा? 15 सीटें अगर आ रही हैं, पिछली बार के चुनाव में आरजेडी के पास 0 सीट थी, तो आरजेडी जो है, कांग्रेस का उसमें कितना योगदान है? कांग्रेस नेशनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही महत्वपूर्ण पार्टी है इस बार के चुनाव में। बिना कांग्रेस के, जैसे नीतीश कुमार ने कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बन नहीं सकता विपक्ष का, तो कांग्रेस रीढ़ की हड्डी है। वो कांग्रेस जो है बिहार में कहां खड़ी है, ये इंपॉर्टेंट। तो बिहार में जो उनके उम्मीदवार हैं वो लालू प्रसाद यादव ने तय किया। ज्यादातर उम्मीदवार जो ऐसे ही हैं, नहीं जीतने वाले उम्मीदवार दे दिए गए, क्योंकि उनके पास वर्कर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के बिहार में काम नहीं हुआ उस तरीके से। वहां के जो अध्यक्ष है वो खुद ही जो है राज्यसभा के मेंबर है, चुनाव हार जाने वाले लोग हैं। तो ज्यादातर वहां कांग्रेस में लोग वो हैं जिनका आधार नहीं है, जो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है। और जनता के बीच लोकप्रिय हो, कैसे हो, इसके लिए जैसे राहुल गांधी ने क्या किया, पद यात्राएं की। राहुल गांधी ने लगातार ये आरोप लगाए, लगातार जनता के मुद्दे उठाए। क्या बिहार कांग्रेस ने मुद्दे उठाए? वो दूसरी बात, राहुल गांधी भी वहां नहीं गए, केंद्रीय नेतृत्व ने भी राहुल गांधी को वहां नहीं भेजा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में राहुल गांधी गए, बिहार में उनका दौरा नहीं हुआ। लगा इसे कि जैसे तेजस्वी के भरोसे छोड़ दिया गया बिहार। जिस तरह से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी जगह जगह रैली करते नजर आते हैं, बिहार में नहीं हुआ। बिहार में अभी एक रैली कल उन्होंने की तेजस्वी के साथ, आखिरी दौर में रैली की उन्होंने एक। अब बतलाइए कि एक दिन के लिए आते हैं, तो बिहार तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट। अच्छा, अब ये जानते हैं कि बीजेपी और आरजेडी, जब जेडीयू मिलता है, जेडीयू जिस तरफ जाता है उधर बढ़ जाता है वैल्यू, तो भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैंने दिया कि जेडीयू का अपना वोट बैंक है, और 16 सीटों पर अगर अभी चुनाव लड़ रही है तो 10-12 सीटें जरूर लेकर के आएगी। बीजेपी की सीटें इस बार और कम होंगी। अभी 17 सीटों पर लड़ रही है, 17 में से कम होगी सीटें, उसके ज्यादा सीटें कम होने की संभावना बताई जा रही है। उसके अलावा देखिए जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान की सीटें कम हो जाएगी। 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनके अपनी सीट फंसी हुई है कि वो हारेंगे कि जीतेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी में जिस तरह से उन्होंने ये किया है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 200 से ज्यादा रैलियां की अकेले दम पर, उस लड़के को कमर में चोट लग गई, लेकिन क्या दौड़ा चला जा रहा है। साथ में एक और देखिए, उसने मुकेश सहनी को साथ में रखा हुआ है।
मुकेश सहनी एक ऐसे समाज से आते हैं जिसका 5% वोट है, अति पिछड़े में आता है वो वर्ग, और वो अति पिछड़ा 5% वोट अगर इधर टर्न होता है, जैसे कि पासवान जी को, चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने साथ रखा हुआ, नीतीश कुमार की शर्त पर रखा, नीतीश कुमार को कमजोर करने की शर्त पर रखा 5% वोट को लेकर के, तो वैसे ही सहनी 5% वोट लेकर के आते हैं, तो सहनी बड़ा एक मददगार है। दूसरी बात, वो जो माले हैं मार्क्सवादी सीपीआई एमएल जिसको कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल, माले मार्क्सवादी लेनिनवादी, वो जड़ पे जमीन पे बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है। और देखिए उसकी वजह से, समझौता होने की वजह से इस बार रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा से 2 बार हरा चुके हैं मीसा भारती को, लालू प्रसाद की बेटी को, बड़ी बेटी को, या कहिए तेजस्वी की बड़ी बहन को, इस बार रामकृपाल यादव हार सकते हैं, क्योंकि 40,000 39,000 वोटों का अंतर बड़ा अंतर नहीं रहा। 2014 में 40,000 वोट से जीते थे, 2019 में 39,000 वोट से जीते, और तब जीते जब दोनों बार सीपीआई एमएल अलग लड़ती रही। इस बार सीपीआई एमएल साथ। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कई तरीके के लोगों से मीटिंग की है मीसा भारती को जिताने के लिए, तो मीसा भारती के जीतने के चांसेस बढ़ ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसी कई जगह स्थितियां हैं। जी जी जी। तो चलिए धनंजय भाई, अब बिहार और महाराष्ट्र के बाद आपके राष्ट्रीय आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। आपने राष्ट्रीय जो आंकड़े दिए हैं पूरे उस पे कि एनडीए को 230, इंडिया को 270, आपने कहीं ना कहीं गेम जो है वो अदर्स के हाथ में दी थी। आपके आंकड़े कह रहे हैं कि अदर्स के हाथ में गेम हो सकती है, उसमें आप चाहे बीजेडी कर लीजिए, चाहे वाईएसआरसीपी कर लीजिए। ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्यों लगता है कि कोई भी जो है वो अपने दम पे बहुमत के आसपास नहीं आ सकता? देखिए, एक मैं अभी बहुत लोग इस वक्त बात कर रहे हैं मोदी जी सत्ता से नहीं हटेंगे, मोदी जी सबको अपने साथ मिला लेंगे। जब आदमी ताकतवर होता है ना, तो उसके साथ बहुत लोग चुप हो जाते हैं। जब ताकत घट जाती है तो लोग अपना अपना निगोशिएशन करने लगता है, समझ गए। तो मैं नहीं मानता हूं कि जब अगर अगर उनको कम सीटें आएंगी तो मोदी जी इतने ताकतवर उस समय भी दिखाई पड़ेंगे कि किसी को, जिसको बोल दिया उंगली दिखा दी, वो आकर के उनके बगल में बैठ जाएगा। नहीं पॉसिबल, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसी को नहीं बख्शा। जो उनके साथ रहे वो, जो उनसे दूर रहे वो, जो उनके नजदीकी रहे वो, सबको उन्होंने प्रताड़ित किया। चाहे वो शिवसेना हो, शिरोमणि अकाली दल हो, या एआईएडीएमके हो, या नीतीश कुमार हो, किसको बख्शा उन्होंने? उनकी अपनी पार्टी के लोग प्रताड़ित हैं उनसे। आप याद कीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया को, आप याद कीजिए शिवराज सिंह चौहान को, आप याद कीजिए नितिन गडकरी को, आप याद कीजिए राजनाथ सिंह से, ढेर नाम बता दूं मैं आपको। आप देखिए रांची से जो हजारीबाग से लड़ा करते थे जयंत सिन्हा, तो जयंत सिन्हा ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मुझे नहीं लड़ना चुनाव। तो ये है उनकी ताकत है, इस बार घटेगी। और मैंने इसलिए 200 सीट 30 सीट दिए हैं। अब मुझे नहीं पता ये 200 सीट 30 सीट किस आधार पे मैं दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर स्टेट को अगर देखते, कहीं बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाती नजर नहीं आ रही, न एनडीए उसके दूसरे दल बढ़ाते नजर आ रहे। उसके दूसरे दल कौन है? सबसे मजबूत दल अगर बीजेपी का कोई है तो वो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, जिसके पास 2.5 सीटें हो सकती है। बाकी सब 1 सीट 2 सीट वाले हैं, उनकी क्या हैसियत है? कब हार जाए पता नहीं चलेगा। वो अब राजभर जी हैं, या और अपना दल वाले हैं, या और लोग हैं, आप समझिए वो जयंत चौधरी हैं 2 सीट वाले, इन लोगों की क्या बिसात? कहाँ गिने जाएंगे जब बीजेपी भयंकर रूप से हार रही है। तो मुझे लगा कि जो है पिछली बार 343 के आसपास ये लोग एनडीए वाले पहुंचे थे, कम से कम 100 सीटों का नुकसान होने वाला। आप प्रदेश स्तर पे जोड़ लीजिए, हर जगह नुकसान, इवन गुजरात में नुकसान है। तो अच्छा, अब बहुमत की बात कर रहे हैं कि अब 270 हमने दिया है, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां कांग्रेस ने भी की। वो लेट, उसने अपना जो न्याय पत्र लाया उसको और पहले उस पर बात करनी चाहिए थी, रैलियां पहले करनी चाहिए थी। नीतीश कुमार जो छिटक गए, नीतीश कुमार को नहीं छिटकने देना चाहिए था। कई सारी चीजें हुई, तो वो कुल मिला करके अच्छा। एक और हमें लगता है कि एक जनमानस जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसे उसको ये भी लगता है कि बहुत बहुमत देकर के किसी पार्टी को मत जिताओ, क्योंकि मजबूत सरकार जो है हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। जो सरकारें मजबूत हो जाती हैं वो लोकतंत्र उससे कमजोर होती है, क्योंकि वो तानाशाही बन जाती है, तानाशाह हो जाता है। नरेंद्र मोदी उदाहरण है इसके। तो तानाशाहों से बचना है, अगर देश को बचाना है तो किसी को भी ज्यादा सीट मत दीजिए, बहुमत के आसपास रखिए, 2-4 सीट आगे पीछे करिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि वो वही गड़बड़ी करता है। जी
जी, बहुत बढ़िया धनंजय भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आपने ये अपना एग्जिट पोल हमारे साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं 4 तारीख को आपका ये आंकड़ा बिल्कुल सही निकले, उस दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।